स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम संविधान पढ़ेंगे और संविधान का परिचय। बेसिक संविधान होता क्या है, तो संविधान की तमाम परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि किसी भी देश की वह पुस्तक जो वहाँ का कानून चलाती हो संविधान कहलाएगी। आज हमारे जितने भी कानून हैं वो संसद से बन के आते हैं, संसद में बनने के बाद उन्हें संविधान में जोड़ा जाता है। तो संविधान जो एक बुक है जो देश के कानून को चलाती जाती है। अब देखते हैं विचार कैसे आया इसका, कहाँ विचार हुआ, कहाँ लिखा गया, भारत की क्या स्थिति है। तो संविधान जो है पहली बार इसका उल्लेख ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में पहली बार संविधान को उल्लेखित किया गया और पहली बार विचार आने के बाद इसको पहली बार जो लिखा गया वो अमेरिका में। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा आपके लिए, तो पहला पॉइंट तो सिंपल जाएगा कि संविधान का उल्लेख कहाँ हुआ, तो आंसर होगा आपका ब्रिटेन। अगर वो क्वेश्चन ही लिख के देता है आपको कि पहली बार संविधान को कहाँ लिखा गया, तो आंसर होगा आपका अमेरिका। फॉर एग्जाम्पल MPPSC ने इसको लगातार 2 बार पूछा और उसका आंसर था ब्रिटेन। क्वेश्चन के लिए लिख के आया था कि संविधान का उल्लेख कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में पहली बार उल्लेख हुआ, लेकिन आज तक उसका जो संविधान वो कैसा है, अलिखित है। जबकि पहली बार संविधान को अमेरिका के द्वारा लिखा गया। अब देखते हैं भारत को। भारत के संविधान की विशेषता ये है, एक तो ये लिखित है और उसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन आएगा पहली बार उल्लेख कहाँ हुआ है, तो आंसर होगा ब्रिटेन। पहला लिखित संविधान कहाँ आया है, तो आंसर होगा हमारा अमेरिका। और वो पूछता है आपसे विश्व का लिखित बड़ा संविधान कहाँ का है, तो भारत। सोचना नहीं बिल्कुल भी। तो याद रखिए, संविधान एक किताब है जो कानून चलाती है। उल्लेख ब्रिटेन में हुआ है, लिखा अमेरिका ने, और भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब कुछ पॉइंट और देखते हैं। अब देखते हैं आगे की ओर। तो 2 शब्द आते हैं, एक तो गणतंत्र और एक राजतंत्र। जैसे जैसे हम संविधान में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो हमको एक तो शब्द बार बार मिलेगा गणतंत्र। तो गणतंत्र को बार बार नहीं समझा जाएगा कि गणतंत्र, एक बार समझ लेते क्या होता है। एक होता है राजतंत्र। तो गणतंत्र हम पढ़ते आते हैं, अभी भारत में के लिए संविधान है, भारत एक गणतंत्र राज्य है। तो भारत गणतंत्र है, गणतंत्र क्यों है, तो अगला पॉइंट ये, किसी भी देश का सर्वोच्च पद, किसी भी देश का सर्वोच्च पद जिसका निर्वाचन होता हो, निर्वाचन का अर्थ है चुनाव, वोट डाले जाते हो, उसको चुना जाता हो। तो किसी भी देश का सर्वोच्च पद जिसका चुनाव होता हो वो कहलाता है गणतंत्र। फॉर एग्जाम्पल भारत और अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, भारत का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति, और अमेरिका का भी पद है राष्ट्रपति। अब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो प्रत्यक्ष आता है और भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष आता है। भले ही जो मुखिया है, जो सर्वोच्च पद है मुखिया है, चाहे वो प्रत्यक्ष है चाहे वो अप्रत्यक्ष है, फिर भी वो गणतंत्र कहलाएगा अगर उसका चुनाव हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष आता है और भारत का अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का अर्थ है जहाँ जनता वोट नहीं डालती है, फिर भी वोट डाले जाएंगे। तो अप्रत्यक्ष होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, तो भारत एक गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब देखते हैं राजतंत्र। काफी हम बोलते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, ब्रिटेन में राजतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है। तो किसी भी देश का सर्वोच्च पद जो वंशानुगत हो, वंशानुगत का अर्थ होता है
कि राजा की संतान ही बैठेगी, अगर सम्राट का पद है तो राजा की संतान बैठेगी, महारानी का पद है तो रानी की बेटी बैठेगी। तो राजतंत्र उसे कहा जाता है जो वंशानुगत हो, उसका चुनाव होगा ही नहीं। जापान में अभी एक सम्राट बदले हुए, पहले एक नारुहितो थे, अब आकिहितो आ गए। तो जापान जो है विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र है, तो जापान का राजतंत्र है। ब्रिटेन में पद होता है महारानी का, जैसे जापान में तो होता है सम्राट का और ब्रिटेन में होता है महारानी का पद। महारानी का जो पद है हमारी महारानी विक्टोरिया द्वितीय एलिजाबेथ। तो ब्रिटेन एक राजतंत्र है और जापान भी एक राजतंत्र। फिर देखते एक बार गणतंत्र और राजतंत्र। गणतंत्र वो कहलाएगा जिसमें सर्वोच्च पद चुना जाता हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो। उदाहरण अमेरिका भारत अच्छे रहेंगे हमारे लिए। राजतंत्र वो कहलाता है जिससे चुनाव ना होता हो, राजा का बेटा बेटेगा या रानी की बेटी बेटेगी। उदाहरण जापान और ब्रिटेन। किसी भी संविधान के कुछ स्तंभ होते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान के स्तंभ और स्तंभ क्या है। तो पहला स्तंभ माना गया है विधायिका को। एसएससी सीपीयू में ये क्वेश्चन आया था, विधायिका। तो विधायिका क्या है? किसी भी देश में नियम को बनाने का कार्य। नियम जो बनता है देश में वो विधायिका द्वारा बनाया जाता है। विधायिका के लिए हम संसद बोल सकते हैं। तो किसी भी देश में जो नियम बनाया जाता है विधायिका के द्वारा, और विधायिका को संविधान का पहला स्तंभ कहा जाता है। दूसरा स्तंभ होती है हमारी कार्यपालिका। विधायिका ने कोई नियम बना दिया, उस नियम को जो लागू करने का काम है वो करती है हमारी कार्यपालिका। तो विधायिका ने कोई नियम बनाया, उसे लागू कहाँ कहाँ करना है, कौन करेगा, तो पूरा काम जो करने का दायित्व दिया गया है वो दिया गया है कार्यपालिका को। अब देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका को तीसरा स्तंभ माना गया है। न्यायपालिका का अर्थ होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो न्यायपालिका विवादों को सुलझाने का कार्य। भारतीय संविधान में 4 स्तंभ माने गए हैं। चौथा स्तंभ हम प्रेस को बोलते हैं। जो प्रेस है, मीडिया, तो ये भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ माना गया है। तो क्वेश्चन आएगा पहला स्तंभ क्या हमारा? विधायिका, किसी भी देश में नियम बनाना। फिर कार्यपालिका, किसी भी देश में नियम, अपने देश के अंदर नियम लागू करना। और न्यायपालिका, विवादों को सुलझाना। लेकिन भारतीय संविधान का एक अतिरिक्त स्तंभ माना गया है वो मीडिया या प्रेस। तो क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ क्या है? तो आंसर क्या होगा हमारा? प्रेस या मीडिया। आगे बढ़ते फिर देखते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र कुछ नहीं है, देश की जनता खुद के द्वारा, खुद के लिए जो शासन तैयार करती है, जिन लोगों को चुनती है, जो वहाँ का शासन चलाएंगे, या जनता स्वयं बनाती है, वो लोकतंत्र कहलाता है। जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन लोकतंत्र। जैसे अभी हमारे यहाँ चुनाव हुआ था लोकसभा का, हम लोगों ने वोट डाला, वो लोग संसद में बैठकर नियम बना रहे हैं। हम लोगों ने खुद के लिए उन लोगों को चुना, ये कहलाता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन कहलाता है लोकतंत्र। ये परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हुए। तो फिर समझें आप, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार से मिलेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ये होता है कि मैं खुद अपने लिए उन कामों कर रहा हूं। अप्रत्यक्ष ये होता है कि मैंने किसी से बोल दिया और वो उस काम को कर रहा है, तो मैंने उससे बोल दिया या मैंने उसको चुना,
वो कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन वो जब भी काम करेगा जब आप उससे बोल देंगे। प्रत्यक्ष देश की जो जनता होती है, देश की जनता के द्वारा वहां पर नियम बनाए जाएंगे, तो अधिक जो योगदान होगा वो जनता का होगा। उदाहरण इसके लिए हमारा स्विट्जरलैंड रहेगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कुछ नहीं होता, देश की जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा जो शासन चलाया जाएगा वो कहलाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आप लोग कभी संसद में नहीं बैठते, आपने 5 साल के लिए लोगों को चुन के पहुंचा दिया है, तो शासन तो हो रहा है, लेकिन जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुना गया है वही वहां पर शासन को चला रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष जनता खुद नहीं होगी यहां पर, लेकिन जनता के द्वारा। फिर शब्द क्या आ रहा है यहां पर? जनता। तो याद रखें, यहां पर जनता एक बार उनको चुन लेगी निश्चित समय के लिए, उस समय के बाद उन्हें पुनः चुनेगी। तो जितने समय के लिए उन्हें चुनती है उस दौरान वो व्यक्ति काम करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा भी ये संसद अभी लगी हुई है, पीएम मोदी जी को वोट डाला हुआ है। हम लोग पीएम को वोट नहीं डालते, कभी सांसद वोट डालते हैं। तो सांसद को वोट डाला हम लोगों ने, सभी सांसद पहुंचे हमारे। अब सांसद 5 साल तक काम करेंगे आपके लिए, तो वो काम जब करेंगे जब आपने उनको चुना है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता एक बार चुनकर उन्हें पहुंचाती है एक निश्चित समय के लिए। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 2 प्रकार से मिलेगा आपको, एक तो संसदीय शासन प्रणाली, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इस प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और इस प्रणाली का जन्म अमेरिका में हुआ है। तो संसदीय शासन जो प्रणाली है उसमें हमेशा मुखिया कौन होगा? पीएम। अब आप पूछेंगे, अभी पढ़ाया हुआ है कि देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है। हमारे राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन की महारानी से होती है, जो केवल औपचारिक है। हमारे यहाँ जो वास्तविक है वो पीएम है, और ब्रिटेन में भी जो वास्तविक है वो पीएम है। बड़ा पद भले ही राष्ट्रपति है, लेकिन मुखिया जो है वो पीएम ही है। फिर देखते अध्यक्षीय। तो अध्यक्षीय प्रणाली के जो मुखिया है वो कौन है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति। ब्रिटेन में आपका, अमेरिका में आप जाएंगे वहाँ का मुखिया राष्ट्रपति है, सब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं। फिर जैसे फ्रांस में जाएंगे आप, इमैनुअल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो जहाँ फ्रांस है, अमेरिका है, वहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। और भारत में, ब्रिटेन में एक संसदीय शासन प्रणाली है। क्वेश्चन आएगा आपके लिए, भारत में कौन सी प्रणाली है? तो आप बोलेंगे आंसर आपका संसदीय। मुखिया कौन होगा? तो पीएम होगा। हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसा है? तो आंसर होगा आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला पॉइंट देखते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा हम देखते जनता वाली, वो अब्राहम लिंकन ने उसको दिया हुआ है। अब देखते हैं भारत पर शासन। तो आप सब पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया ब्रिटेन वाली, फिर डच पढ़ते हैं हम, स्वीडिश पढ़ते हैं, तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी आई हैं, ये हिस्ट्री का पूरा पार्ट है। लेकिन जब वो हमारे ऊपर शासन से प्लासी का युद्ध हुआ, वान दिवस का हुआ, बेदरा का हुआ, बक्सर का हुआ, इन युद्धों जितने के बाद भारत में उनका शासन हो चुका था। तो जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया, समय समय पर एक्ट जारी करना चालू किया भारत पर शासन करने के लिए। तो कंपनी जो है उसने भी शासन किया हुआ है। तो कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858 तक रहा। और ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश सरकार का जो शासन है 1858 से 1947 तक। अब कंपनी ने समय समय पर चार्टर एक्ट जारी किए।
और ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम से अच्छा करता हूँ ना, अगेन यहाँ से लिखने का, ये हैबिट क्लास वाली थी। तो भारत पर शासन देखते हैं और इन एक्टों का क्या भारत के संविधान पर प्रभाव पड़ा हुआ है, तो इन्हें हम क्यों पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं जो कंपनी है उसका शासन, फिर ब्रिटिश सरकार का शासन। तो आप सब जानते हैं, हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, तमाम कंपनियां आई हुई हैं, स्वीडिश, डच, डेनमार्क, ब्रिटिश, पुर्तगाली। तो उनमें एक बड़ी जो कंपनी उभर कर आई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन हम उसको केवल ब्रिटिश कंपनी बोलते हैं, ईस्ट इंडिया बोलते हैं। कंपनी ने भारत में आई 1759 में बिदरा में डचों को हराया, 57 भारत के जो बंगाल के नवाब थे उनको हराया, फिर 64 में जाके बक्सर जीता और भारत में अच्छा उनका शासन हुआ, कोई कंपनी को हराने वाली थी नहीं। फिर कंपनी ने जीते हुए क्षेत्रों पर शासन करने के लिए एक्ट जारी किए, उनको बोलते हैं चार्टर एक्ट। तो क्वेश्चन आता है कि चार्टर एक्ट किस जारी किया, तो आंसर होगा हमारा कंपनी। फिर कुछ टाइम बाद कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार आई और ब्रिटिश सरकार ने जारी किए थे भारत शासन अधिनियम। तो पहला पॉइंट समझे आप। क्वेश्चन आएगा कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, 1773 से 1858। तो 1773 से 1858 तक जो शासन था वो कंपनी का था और कंपनी जारी किए थे चार्टर एक्ट। तो क्वेश्चन आएगा कंपनी का पहला चार्टर कब आया था हमारा, 1757, और कंपनी कब समाप्त कर दी गई, 1858। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि 1857 में हुआ था एक क्रांति हुई 57 की, और क्रांति में कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश स्वयं आ गई, एलिजाबेथ प्रथम, विक्टोरिया। फिर कंपनी के जाने के बाद भारतीय क्षेत्रों पर शासन करना था, तो ब्रिटिश सरकार स्वयं आई। तो जिस प्रकार कंपनी ने चार्टर जारी किए, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम, यानी भारत के ऊपर शासन। तो क्वेश्चन आएगा कि कंपनी के बाद ब्रिटिश सरकार कब आई, 1858। पहला भारत शासन अधिनियम कब आया, 1858। फिर एक समय समय पर आते रहे हमारे अधिनियम को आगे पढ़ेंगे, मार्लिमेंटो सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार, और 47 में भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और वो अंतिम चार्टर था, अंतिम भारत शासन अधिनियम था। तो क्वेश्चन आएगा आपके लिए सरकार कब से कब तक रही हमारी, 58 से लेके 47 तक, और कंपनी कब से कब तक रही हमारी, 1773 से लेके 1858 तक। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या वजह रही कि कंपनी को समाप्त कर दिया गया, तो उसके लिए बड़ी जिम्मेदार माना जाता है हमारा 58 की क्रांति।